तरीके से मुमरा के अंदर सत्ताधारी ये गलतियां तो कर बैठे हैं, लेकिन उनको मालूम है ये पत्रकार एक ऐसा तबका है ना कि अगर उसको डरा ले गए तो जो बुनियादी सवालात हैं कि भाई साल के 1 करोड़ रुपया जन विकास के लिए मिलता है एक कॉरपोरेटर को, उनके कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसको कहाँ इस्तेमाल किया बता दो। या 16,000 रुपये के हिसाब से 9,60,000 रुपये तुम्हारे पूरे कार्यकाल में तुम्हारी सैलरी आती है, और 50-50 लाख के बंगले, 30-30 लाख की गाड़ियाँ कहाँ से आई वो हमको बता दो। इस चीज़ों पे सवाल करेगा अगर कोई ना, तो एक जर्नलिस्ट ही करेगा और उसका सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके की ओछी हरकत करके वो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो, मैं एक पत्रकार की हैसियत से जिस दिन भी सवाल करने वाली बात आई, भाई उसी के सामने 20-20 माले का सुकून हाइट टावर है या ग्रेस स्क्वायर का इतना बड़ा कॉलोनी जिसमें कई बिल्डिंगें हैं, सब शुरू भी हुई और ख़त्म भी हो गई। और एक ग्राउंड+1 का 4 माला पास हुआ, उसको कम करके गवर्नमेंट ने ग्राउंड+1 किया, वो 14 साल से बन ही रहा है। बनने के बाद उसमें क्या क्या सहूलत होनी चाहिए थे और क्या आज की सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियों को छुपाने के लिए, लोगों का मुंह दबाने के लिए इस तरह की कायराना हरकत करना और इस तरह की निंदनीय घटना को अंजाम देना, ये काफ़ी शर्मनाक है। उसके लिए मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले जिस तरीके से कौसा MMLE के स्टेडियम में वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार के ऊपर NCP पार्टी द्वारा जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसको लेके न केवल पत्रकारों में बल्कि शहर की जनता में भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और सभी लोग कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ विपक्षी पार्टियों के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। वो विपक्ष जिनके बारे में सत्ता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि मुमरा कौसा से विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो गया, तो वो विपक्ष यहाँ पे मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मुमरा से विपक्ष का सफाया हो गया और कैसे देखते हैं वो वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसको लेके इन सभी लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जो तेज तर्रार नेता है अशरफ भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों ही मामलों को लेकर उनका क्या कहना है। अशरफ भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार के ऊपर NCP पार्टी द्वारा जानलेवा हमला किया गया, और दूसरा ये जो बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहना कि मतलब मुमरा से विपक्ष का सफाया हो गया, क्या कहना चाहोगे इन दोनों ही मुद्दों पे आप? देखिए, रफ़ीक भाई पर जो हमला हुआ या पिछले कई पत्रकार पे सुल्तान भाई और सब भी, ये सब बहुत ख़तरनाक ढंग से इसको, मतलब ये शर्मनाक है एकदम, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। पत्रकार की आवाज़ को, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए, हालांकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ के मसाइल को लेकर, उतना पत्रकार भी पूछते नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत भी कोई हिम्मत कर रहा है तो इसको इस तरह की दबाने की कोशिश, ये खतरनाक है। और एक तरह से विपक्ष को ख़त्म करने का तरीका, जहाँ जहाँ सत्ता पार्टी है वो कोरोना के बहाने ख़त्म करने का तो तरीका अपना रहे हैं। आप देखिए, उद्घाटन के बहाने क्या करते हैं कि वो उनको परमिशन मिल जाता है, हज़ारों की भीड़ कर लेते हैं, लेकिन अगर 4 आदमी भूख हड़ताल पर बैठा तो उसको लेकर कोरोना आ जाता है। ये खतरनाक पूरे, मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने बार बार कहा है कि अगर आपको डर है, अपने काम को बताइए ना, इसका मतलब आपने काम किया नहीं, और ये सब हथकंडा हटा करके आप विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस तरह से विपक्ष नहीं ख़त्म होना। जनता सब कुछ देख रही है, जनता आपको मुँह तोड़ इसका जवाब देगी। आपको विपक्ष कभी भी एक चीज़ बता दें कि आप कभी स्कूल पर नहीं बोलते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आप यहाँ पे 20 स्कूल है, हाँ 8 स्कूल की बिल्डिंग है सिर्फ, आपने 15-20 साल से एक भी स्कूल नया नहीं बना। जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है, आप काम का ढिढोरा पीट करके, काम आपके पास है ही नहीं तो क्या दिखाएंगे। तो बस यही तरीका है, अराजकता फैला करके। और जिस तरह से पत्रकारों पर लगातार ये क्रमवाइज हमला हुआ है, उनको सिक्योरिटी और सुरक्षा की ज़रूरत है। आपको भी यहाँ कर रहे हैं तो कोई ठीक नहीं है कि कहाँ से कौन हमला बोल दे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। और रही बात यह कि विपक्ष ख़त्म नहीं है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मुखर होकर के विपक्ष बात कर रहा है, बोल रहा, उनके पास ताकत नहीं है, यही सब काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता है सलमान रिजवी, वो भी यहाँ पे मौजूद। सलमान भाई, कैसे देखते हो इन दोनों मामलों को, जो रफीक कामदार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो, और दूसरा ये जो बार बार कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष का खात्मा हो गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, 2 नहीं 3 हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी पे हमला किया गया,
और वो हमला नहीं था, बाकायदा ये जताया जा रहा है कि सत्ताधारी हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आमदार भी हमारा, मंत्री भी हमारा, मेजॉरिटी भी हमारी। तो ये मैं पब्लिक से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट और ये अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 22 के चुनाव में ये बताएं इनको कि ये तुम्हारी दादागिरी अब इसके बाद और नहीं चलने वाली। अब कितना जुल्म सहेगी मुमरा शहर की पब्लिक? सुल्तान रिजवी पे हुआ, रफशान पे हुआ, अब हद तो ये हो गई जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के वरिष्ठ हैं, पत्रकार संपादक रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर इस तरीके की हरकत हुई। वो सिर्फ मुमरा ने नहीं देखा है उसको, उनका एक ऐसा चैनल है आखिर क्यों पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, चूंकि कैसा होता है वो ये सोच रहे हैं कि शहर में अपोजिशन नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को खुद मालूम है कि अपोजिशन है कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग उनके बारे में बोलते हैं तो दिखाते आप लोग हैं। उनको ये लगता है कि अब ये दिखाना बंद करें, किसी तरीके से इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि इस तरीके की जो हम लोगों पे इल्ज़ामात लग रहे वो लोगों तक नहीं पहुँचा जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो समझते हैं कि अपोजिशन नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दरगाह रोड बना है, किस लिए बना है? हम लोग बोलते हैं, अपोजिशन बोलता है कि इन लोग ने ये नहीं किया, इन लोग ने वो नहीं किया, तो एक दरगाह बन गया। हम लोग बोलते हैं कि रोड नहीं बनी, तो उन्होंने तनवर नगर बनाया। हम लोग ने बोला उन्होंने काम नहीं किया, तो कई लाख रुपया खर्चा करके मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम के अंदर एक बड़ा मैच रखा ताकि पब्लिक खुश हो जाए। पब्लिक को मैच से तुम्हारे लेना दें, तुम्हारे हराम के पैसे हैं, पब्लिक के हलाल के पैसे, उनकी रोजी रोटी का तुमने क्या संबंध, मतलब कहाँ तुमने किया? आज देखिए शहर के अंदर युवा बेरोजगार है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोविड के बाद कोई धंधा लगा रहा है, कोई भाजी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, BA BCom किए हुए, वो ये सब मतलब काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शहर के लिए आपने 15 साल के अंदर कुछ नहीं किया। मतलब हद तो ये है कि 15 साल के अंदर 2 बार मिनिस्ट्री भी लिया आपने, आज भी मिनिस्टर हैं। क्या कर रहे हैं शहर के लिए? हमारे मुमरा को यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, हीरन अंदानी जैसे इलाकों में हम लोग का नाम होना चाहिए, लेकिन आज मुमरा वही ब्लैक लिस्टेड है। कौन बोलता है ब्लैक लिस्टेड नहीं है? लोन मिल जाना क्या ये साबित होता है ब्लैक लिस्टेड? हर जगह बैंक का काम है लोगों तक रोजगार पहुंचाना, उनका काम है इंटरेस्ट लेना। आपको पैसा देगी, आपसे इंटरेस्ट लेगी, वो तो हर जगह देगी, पहले भी देती थी। 2008 से पहले भी लोन मिलता था भैया, आप किस गुमान में है कि नहीं मिलता था? आज मैं शहर की जनता से अपील करूँगा कि आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक वक्त है। जिस तरीके से देश की हालत देखें, जब से PM बने नरेंद्र मोदी, देश बर्बाद हो गया। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे बेच दिए, प्राइवेट थे वो भी बेच रहे हैं। क्या होगा देश का? ऐसे नहीं चलने वाला। बस सही तरीके से लीडर चुने, अपने वार्ड का रहनुमा चुने जो आपका भी ख्याल करे और आने वाले वक्त में आपके बच्चों का भी ख्याल करे। दोस्तों नफीस अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है जो MM पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनसे भी हम उनकी इस विषय पे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। नफीस भाई, क्या कहना चाहोगे इन दोनों ही मामलों को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का आप जो एक ज़रिया बन रहे हैं और मौका दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि शहर में जो कुछ हो रहा है, खासकर पत्रकारों के साथ, यानी कि देश का चौथा स्तंभ जिनको कहा जाता है, अब वो भी सुरक्षित नहीं है। उन पे हमले हो रहे हैं और लगातार, जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि सुल्तान रिजवी साहब से हुआ था, अनवर भाई का घर वगैरह का मामला हो गया था, फिर अभी हाल ही में एक मामला और हुआ था, और अब ये सीनियर पत्रकार जो रफ़ीक कामदार शहर के चहीते जिनको बोला जाएगा, उन पर भी आज हमला हो गया। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं ना विपक्ष खत्म हो गया है, सबसे बड़ा विपक्ष जो है ना वो आज की डेट में मुमरा शहर का वोटर है, जिसके साथ आपने जो किया है। मुमरा कौसा के लोग, मुमरा कौसा के वोटर भूले नहीं है। आपने गर्ल्स हॉस्टल की जगह गार्डन बना दिया, आपने स्लाटर हाउस की जगह कब्रिस्तान बना दिया, आपने कचरा प्राइवेट कर दिया, आपने MSB को हटाकर टोरेंट को यहाँ पर लाके सर पर थोप दिया, आप पानी को प्राइवेट कर रहे हो। और अभी हाल ही में मैं बता दूँ मोइन भाई, आपको भी शायद नहीं पता होगा कि 4 तारीख को परसों ये अस्पताल जो है ना, ये अस्पताल की भी ओपनिंग करने जा रहे हैं, और ये अस्पताल जो है प्राइवेट हो रहा है। यानी कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो ऑप्शन था, मुमरा बाजार में एक अस्पताल है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन सीजर वगैरह का जहाँ नौबत आ गई, कोई सीरियस मैटर आ गया, तो हमें लेके भागना पड़ता है शिवाजी अस्पताल। तो हमने सोचा था कि यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल खुल जाएगा तो हमको शिवाजी अस्पताल जाने से बच जाएंगे और वही मुफ्त में इलाज यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी प्राइवेट हो रहा है। 4 तारीख को इसकी ओपनिंग है, मुझे सुनाई में आया जहाँ तक मेरी जानकारी है, और ये प्राइवेट हो रहा है। यानी कि आप ये सब जो कर रहे हो, क्या जनता नहीं देख रही है? क्या वोटर नहीं देख रहा है? वोटर देख रहा है। हाँ,
विपक्ष नहीं खत्म हुआ है, आप इस गलतफहमी का शिकार हो गए हो कि आपको लगता है कि हमारी बादशाहत है। तो ये बादशाहत नहीं है, लोकशाही है। इंशाल्लाह 2022 में जो है ना, वोटर आपको जवाब देंगे कि विपक्ष खत्म हुआ या विपक्ष बढ़ा है। दोस्तों, यहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं, इनमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता ही नहीं है, बल्कि कुछ समाज सेवक भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस विषय पे बात करने के लिए। यूसुफ खान भी यहाँ पे मौजूद है, जो शहर के चर्चित समाज सेवक है। यूसुफ भाई, कैसे देखते हैं आप इन दोनों मामलों को? मोइन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लोगों की बात रखने के लिए आपने आज अपना कीमती समय दिया है ना। अभी हमारे भाइयों ने बोला, अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अभी आपका जो पहला सवाल था वो मैं बाद में लूँगा, पहले जो दूसरा सवाल पहला लूँगा। जो इनका जो हमारे जो इधर के ये सिटिंग लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, इनका कहना है कि इधर विपक्ष नहीं है, मगर इधर विपक्ष बहुत बड़े पैमाने पर है। जब भी इनकी रातों की नींद हराम रहती है। इन लोग रात को प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बना के देखते हैं कि अभी कल किसको हमें पार्टी में लेना है, ज़बरदस्ती लेना है, या तो कुछ इल्ज़ाम लगा के लेना है। हमारे इधर पे इतना जो विपक्ष है, विरोधी पक्ष इतना मजबूत है आज, इसलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, जो एक ज़्यादा करके जो कलम रहती है ना 354 वगैरह, ताबड़तोड़ जामीन मिलती है, मगर उन लोगों ने पुलिस पे इतना प्रेशर डाल के रखा है उसको जामीन मत दो। साहब पठान की बात कर रहा हूँ मैं, आज तक बेचारा जामीन नहीं है। कौन सा जाम, और वो भी झूठा केस है, कोई हकीकत केस नहीं है। मगर ऐसा है, विपक्ष को दबाने के लिए ये सब कारनामे हो रहे हैं। और दूसरी बात है, जो पत्रकारों पे जो हमला हो रहा है, पत्रकारों पे जो हमला है ये एक प्री प्लानिंग होता है, मतलब अचानक से नहीं होता है। अचानक से कोई आया मारा नहीं, प्लानिंग कर लो। अभी हम लोग इधर बात कर रहे हैं ना, तो हमारे बारे में भी इन लोगों ने गेम फिट कर दिए, कल किसका विकेट लेने का है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इधर पे रफीक चाचू जो है, रफीक कामदार, उन्होंने मुद्दा उठाया, जिस तरह आप मुद्दा उठाते हो, है ना। ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई लोगों को हमारे जांच से फ़ायदा हो, मगर इनका नुकसान होता है। इनका नुकसान होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये पैसा भी लेके मानता नहीं, ये कुछ नहीं मानता है, तो इसका हमला करो ताकि दबे। मगर सब पत्रकार कैसा दबेंगे? पत्रकार की कलम है उन लोग। तो मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी डरता नहीं किसी अल्लाह के अलावा, मैं हैंडीकेप भी हूँ, मगर मैं नहीं, हक का काम है, हक काम करते रहने का, है ना। और ये दबाने का धंधा इनका चालू रहेगा। आज इंशाल्लाह 10 मार्च के बाद इनको इनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। जिस तरह से उन्हें उधर ठुकराया जाएगा, उसी तरह से 2022 के चुनाव में, नगर सेवक चुनाव में इनको यहाँ पे ठुकराया जाएगा। अच्छा, हाँ। तो अजीम भाई भी यहाँ पे मौजूद है, जो पत्रकार हैं, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें। अजीम भाई, आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने सभी लोगों से पूछा, तो सबका यही कहना है कि विपक्ष सबका सफाया नहीं हुआ, विपक्ष भी अभी पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा है अपनी जगह के ऊपर। आप कैसे देखते हैं, विपक्ष कैसे खड़ा है, वो उसका है या नहीं है, उसका सफाया हो गया या नहीं हुआ? और ये जो पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे शहर में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहन भाई, मैं एज अ पत्रकार यहाँ पे आया हूँ, तो उस तरीके से बात रखूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर ना सत्ताधारियों को, पढ़े लिखे और जर्नलिज्म जो चौथा स्तंभ कहा गया है ना, तो ऐसी नहीं कहा गया है। और एक चीज़ देख ली जाए कि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में होते हुए, कई स्टेट्स में होते हुए, कभी उन्होंने जर्नलिज्म के ऊपर इस तरह का हमला करने ना अगर कोशिश की होती ना, तो रवीश कुमार जैसे रिपोर्टर्स का और भी बेबाक अभिषार शर्मा वगैरह उनका सफाया कर दिया होता है। लेकिन वो भी वहाँ हाथ डालने से पहले सोचते हैं कि हाँ, इस जगह हाथ डालना मतलब आग में हाथ डालने वाली बात होगी, और ऐसा ना हो कि हाँ, जो चीज़ें जो बुनियादी सवालात रहते हैं उस पर ये उनको घेरे मिले। और इसी तरीके से मुमरा के अंदर सत्ताधारी ये गलतियां तो कर बैठे हैं, लेकिन उनको मालूम है ये पत्रकार एक ऐसा तबका है ना कि अगर उसको डरा ले गए तो जो बुनियादी सवालात हैं कि भाई साल के 1 करोड़ रुपया जन विकास के लिए मिलता है एक कॉरपोरेटर को, उनके कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसको कहाँ इस्तेमाल किया बता दो। या 16,000 रुपये के हिसाब से 9,60,000 रुपये तुम्हारे पूरे कार्यकाल में तुम्हारी सैलरी आती है, और 50-50 लाख के बंगले, 30-30 लाख की गाड़ियाँ कहाँ से आई वो हमको बता दो। इस चीज़ों पे सवाल करेगा अगर कोई ना, तो एक जर्नलिस्ट ही करेगा, और उसका सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके की ओछी हरकत करके वो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो, मैं एक पत्रकार की हैसियत से जिस दिन भी सवाल करने वाली बात आई, भाई उसी के सामने 20-20 माले का सुकून हाइट टावर है, या ग्रेस स्क्वायर का इतना बड़ा कॉलोनी जिसमें कई बिल्डिंगें हैं, सब शुरू भी हुई और ख़त्म भी हो गई। और एक ग्राउंड+1 का 4 माला पास हुआ, उसको कम करके गवर्नमेंट ने ग्राउंड+1 किया, वो 14 साल से बन ही रहा है। बनने के बाद उसमें क्या क्या सहूलत होनी चाहिए थे और क्या आज के दिन सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियों को छुपाने के लिए, लोगों का मुंह दबाने के लिए इस तरह की कायराना हरकत करना और इस तरह की निंदनीय घटना को अंजाम देना,
ये काफ़ी शर्मनाक है। उसके लिए मैं पूरे तौर पे इसका खंडन करता हूँ, कंडम करता हूँ। उसके बाद उन्होंने उसकी लीपापोती की, माफ़ी तलाफ़ी करके जो कुछ भी किए, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। सामने इलेक्शन है, जनता उनको बताएगी। और पत्रकार जिन लोगों को इससे हानि पहुंची है, जो इससे भाई 2 लोग जिनके साथ में वहाँ पे घटना हुई है, जो वरिष्ठ पत्रकार थे रफ़ीक कामदार साहब, उन्होंने अपना बड़कपन दिखाते हुए माफ़ कर दिया। लेकिन हर पत्रकार जिसके दिल पे चोट लगी है, आप जैसे लोग जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं और सच्ची पत्रकारिता करते, वो तो किसी भी हाल में इस गलती का उनको सबक सिखाएंगे ना। बिना सज़ा दिए हुए तो छोड़ेंगे नहीं। और सज़ा उनकी यही है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में सारा पत्रकार संघ और सारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, उनकी सारी कमियों को, जो भी कमियां हैं, बहुत सारी, कितनी गिनाऊं कितना बताऊं, सारे लोगों ने बातें कर ली हैं, वक्त भी कम है, बस जितनी भी कमियां उसको पूरे तौर पे फुल फ्लैश में सामने लाएंगे और जनता को इनका असली चेहरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ मौजूद हमने सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा कि क्या मुमरा से विपक्ष का सफाया हो गया है, उनका सभी लोगों ने ये जवाब दिया कि मुमरा में अभी भी विपक्ष मौजूद है और बड़ी मजबूती के साथ वो खड़ा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि चुनाव का, और चुनाव के समय में ये लोग बताएंगे कि मुमरा में विपक्ष है या नहीं है। और दूसरी बात, ये जो रफ़ीक कामदार के ऊपर पिछले दिनों जो कायराना हमला हुआ है, जिस तरीके से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के लोगों ने रफ़ीक कामदार के ऊपर स्टेडियम में हज़ारों लोगों के बीच में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया, ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग हैं सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। शहर की जनता भी इस हमले की कड़ी निंदा कर रही है, क्योंकि पत्रकार ही वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शहर की जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने लेके आता है, उनको सही जानकारी देता है। और शायद यही कारण है पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मनमानी है सत्ता पक्ष की तरफ से, और हेटरशाही भी अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों पे हमले हो रहे, ये तानाशाही और हेटरशाही का दौर मुमरा में शुरू हो चुका है। ये कहाँ जाके थमेगा ये सिलसिला, ये देखना अभी बाकी है। और जितने भी नेता यहाँ खड़े हैं उन सभी का यही कहना है कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर जो यहाँ की जो जनता है वो सब देख रही है, समझ रही है, और चुनाव के समय यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को करारा मतलब जवाब देगी यहाँ की जनता, ऐसा यहाँ के नेताओं का कहना है। अब देखना ये बाकी है कि क्या होता है आगामी मनपा चुनाव के अंदर। जनता जो है किसे चुनती है, किसकी पार्टी को जिता के ज़्यादा संख्या में लेकर आती है और किसे नकारती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।